नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज फिर आ गए हैं अपने टॉपिक पे जो हम लोग इतिहास के अंतर्गत पढ़ रहे थे। तो हमने पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल पे चर्चा की थी। अब आज से हम नव पाषाण काल पे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि पाषाण काल के अंतर्गत मैंने बताया कि जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन 3 कालों का विभाजन किया गया है। तो हमने इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और इन दोनों के बारे में हमने जो है इनको ख़त्म कर लिया है। अब हम लोग आगे जो टॉपिक है नव पाषाण काल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो अगर हम नव पाषाण काल के विषय में बात करें तो विश्व के संदर्भ में अगर इसकी तिथि देखें तो 9000 ईसा पूर्व के आसपास जाती है और भारत के संदर्भ में 4000 ईसा पूर्व के आसपास जाती है। तो कहीं कहीं आपको 3000 ईसा पूर्व भी देखने को मिलेगा, कहीं 4000 ईसा पूर्व मिलेगा। तो इसको लेकर आप लोग ज़्यादा टेंशनाइज मत होइए। तो और नव पाषाण काल जो है, नव पाषाण काल शब्द का प्रयोग जो है जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जो है किया है। तो नव पाषाण काल शब्द का प्रयोग जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जॉन लुबाक ने नव पाषाण काल शब्द का प्रयोग किया है। और नव पाषाण काल ही जो है मनुष्य के काल की वो अवस्था है जब मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की स्थिति में पहुंच गया था। और गार्डन चाइल्ड ने नव पाषाण काल के लिए अन्न उत्पादक संस्कृति और नव पाषाणकालिक क्रांति या नव पाषाणिक क्रांति जैसे शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। तो बता देते हैं। गार्डन चाइल्ड ने नव पाषाण के लिए नव पाषाण काल के लिए अन्न उत्पादक संस्कृति और नव पाषाणिक क्रांति जैसे शब्दों का इस्तेमाल जो है किया है। आज की क्लास में हम लोग नव पाषाण काल के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, इसके मतलब परिचय के बारे में इसके पढ़ेंगे। उसके बाद जो है इससे संबंधित स्थल जो हैं, उन स्थलों से जो चीज़ें नव पाषाण काल से संबंधित मिली हैं उसके विषय में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो अच्छा, जो ये क्रांति शब्द का इस्तेमाल गार्डन चाइल्ड महोदय ने किया है, इस पर कुछ विद्वानों या कुछ इतिहासकारों के द्वारा इस पर आपत्ति व्यक्त की गई कि नव पाषाण काल को क्रांति शब्द जो है इसको नहीं कहना, क्रांति शब्द से संबोधित नहीं करना चाहिए। उनके अर्थों में क्रांति शब्द का मतलब द्रुत परिवर्तन या तीव्र परिवर्तन, जो व्यवस्था थी, जो ये काल था, उसका मतलब है कि इसमें उन्होंने कहा कि इसमें इतना तीव्र परिवर्तन नहीं हुआ जो है पिछले कालों की अपेक्षा, तो इसको क्रांति कहना उचित नहीं है। लेकिन नहीं,
जो है ऐसा नहीं है। अगर हम इसको खंडित करें तो इसके विरोध में हम कुछ तर्क प्रस्तुत करेंगे कि इसको क्रांति क्यों नहीं कहा जा सकता है, इसको क्रांति कहा जा सकता है। तब हम लोग देखते हैं कि इसको क्रांति क्यों कहा जा सकता है नवपाषाण काल को। अगर हम मेहरगढ़ की बात करें तो सबको लोग पता है कि मेहरगढ़ जो है नवपाषाण काल का स्थल है और वो हड़प्पा सभ्यता से भी संबंधित स्थल है मेहरगढ़। लेकिन अगर हम मेहरगढ़ की बात करें तो 7000 ईसा पूर्व से और 3800 ईसा पूर्व के बीच लगभग ये जो 3000 साल का टाइम पीरियड है, इसके बीच जो है मेहरगढ़ के संबंध में जो परिवर्तन हुए जो है या जो व्यवस्था इतने चली, अगर हम इसका परीक्षण करें तो नवपाषाण काल को जो क्रांति शब्द से संबोधित किया गया वो तर्कसंगत प्रतीत होता है। तो अगर हम जैसे जानें कि ये जो है ये परिवर्तन बहुत तीव्र गति से ही हुआ है, जैसे कि जो परिवर्तन इन 3000 वर्षों में हुआ वो जो पिछले 3000 वर्षों से पूर्व 30,000 वर्षों में भी नहीं हुआ था। जो 7000 ईसा पूर्व से 3800 ईसा पूर्व के बीच परिवर्तन हुआ मेहरगढ़ के संबंध में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो 3000 सालों का टाइम पीरियड है, इन 3000 सालों में जो परिवर्तन हुआ वो पिछले 30,000 सालों में नहीं हुआ था। जो 3000 वर्ष से पूर्व जो है 30,000 सालों में परिवर्तन नहीं हुआ था। तो हम लोग जो है मेहरगढ़ के संबंध में ये चर्चा करेंगे कि जो 7000 ईसा पूर्व से 3800 ईसा पूर्व लगभग इसके बीच जो टाइम पीरियड है 3000 साल का समय, हम इसको मान कर चल रहे हैं कि इसमें जो परिवर्तन हुए इससे पूर्व 3000 साल से पूर्व जो इतने परिवर्तन हुए जो पिछले 30,000 सालों में नहीं हुए। तो हम लोग देखते हैं जैसा आप लोग जानते हैं कि मध्यपाषाण काल में लोग जो है पशुपालन के साक्ष्य मिलना शुरू हो जाते हैं और लोगों के द्वारा कुछ अस्थायी जीवन के भी साक्ष्य मिलना शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन नवपाषाण काल में इनका हमको नियमित साक्ष्य मिलने लगता है, पशुपालन, कृषि का और अस्थायी जीवन का या अस्थायी निवास का हमको नियमित जो है इनका प्रचलन मिलने लगता है। और नवपाषाण काल में ही मानव, पशु और भूमि के बीच जो है संबंध बदल गए थे। अब मनुष्य जो है पशुओं को पालने लगा था और भूमि से उत्पादन भी करने लगा था और इसी काल में कृषि एवं पशुपालन की हमने बताया नियमित शुरुआत हो गई और इसी काल में अस्थायी जीवन का भी साक्ष्य मिलता है। इसी काल में मनुष्य अस्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया था और नवपाषाण काल में ही हमको आरंभिक बस्तियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो इसी काल में हमको आरंभिक बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं क्योंकि मनुष्य अस्थायी जीवन जीने लगा था। अब अगर हम बात करें इस काल में जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया वो था उपकरणों की बनावट में। इस काल में हमको उपकरणों की बनावट में एक महत्वपूर्ण अंतर आया। इस काल के उपकरण जो है वो पालिशदार और चमकदार बनाए जाने लगे, क्योंकि इससे पिछले के काल में जो पत्थर के औजार बनते थे वो पत्थर से पत्थर को तोड़ के बनाए जाते थे। लेकिन नवपाषाण काल में जो औजार पत्थर के बनाए जाने, पत्थर से पत्थर को घिस कर बनाया जाने लगा और ये चमकदार और धारदार होते थे। और इन उपकरणों की सहायता से न केवल शिकार में आसानी हुई बल्कि भूमि की खुदाई और भूमि को तोड़ना भी आसान हो गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन इस काल में आया। तो देख लेते हैं इस काल में उपकरणों की बनावट में
उपकरणों की बनावट में परिवर्तन आया, क्योंकि आप देखते हैं कि पिछले काल में या जो है नवपाषाण काल का जो पीछे टाइम पीरियड है उसमें पत्थर से पत्थर को तोड़कर उपकरण बनाए जाते थे, लेकिन इस काल में पत्थर से पत्थर को घिसकर पॉलिशदार उपकरण बनाए जाने लगे। और ये उपकरण चिकने तथा धारदार होते थे और इनकी सहायता से भूमि को खोदना या आप कह सकते हो भूमि को जोतना और मिट्टी को तोड़ना आसान हो गया। आप लोग नोट कर लीजिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस काल में या नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई और कृषि तथा पशुपालन के माध्यम से मानव ने पहली बार प्रकृति की गतिविधियों में हस्तक्षेप किया। और ये हस्तक्षेप किस प्रकार था, क्योंकि पहले पशु जब जंगल में विचरण करते थे, स्वतंत्र विचरण करते थे, तो मनुष्यों ने इनको अस्थायी रूप से पालतू बनाया और ये प्रकृति के प्राकृतिक परिवेश से इनको अलग कर लिया और जहाँ ये निवास अपना बनाए रहते थे वहीं पे उनको बांधकर उनका पशुओं को पालने लगे। तो इस प्रकार मनुष्य ने पहली बार प्रकृति की गतिविधियों में हस्तक्षेप किया। और इसी समय जंगली पशुओं को जंगली किस्म के जो अनाज थे उनको घरेलू किस्म के अनाजों में जो है परिवर्तित कर दिया, क्योंकि पहले जो अनाज होते थे वो जंगली में उत्पन्न होते हैं, जंगली किस्म के, लेकिन खुद इन्होंने उन अनाजों को खेतों में खुद के द्वारा बुआई करने लगे। तो इस प्रकार इन्होंने उसको घरेलू किस्म में तब्दील कर दिया। तो मनुष्य ने पहली बार इसी काल में प्रकृति की गतिविधियों में हस्तक्षेप किया। और वो हस्तक्षेप क्या था? वो हस्तक्षेप था पशुओं के प्राकृतिक परिवेश से उनको बांधकर उनका पालन करना और जंगली किस्म के अनाजों को घरेलू किस्म के अनाजों में परिवर्तित करना। इसका सीधा सा मतलब है कि जो जंगली पशु थे इस काल के मानव ने उनको नियमित रूप से पालना शुरू कर दिया और जो जंगली किस्म के अनाज थे उनको घरेलू किस्म के अनाजों में परिवर्तित कर दिया और उनको खुद के माध्यम से अनाजों की जुआई बुताई अनाजों को बोने का काम करने लगा। आगे देखते हैं। अब ये बात यहाँ ये आती है कि इस काल में मानो
जो है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इस काल का मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की अवस्था में आ गया और इसी काल में अनाजों का अधिशेष भी उत्पन्न होने लगा था। तो ये बात आती है कि इस काल में कृषि गतिविधियों को प्रेरित करने वाला मूल तत्व क्या था। तो इस पर भी विद्वान कहते हैं कि जो है जलवायु में जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन से जो है कृषि उत्पादन के लिए वातावरण तैयार हुआ। लेकिन कुछ विद्वानों का तर्क है कि नहीं, जनसंख्या और संसाधनों पर जो है, जब जनसंख्या और संसाधनों में असंतुलन के परिणाम स्वरूप खाद्य उत्पादन की ज़रूरत पड़ी। लेकिन आप लोग जानते हैं पहले ऐसा माना जाता था कि कृषि की शुरुआत जो है पश्चिम एशिया में हुई, सबसे पहले पश्चिम एशिया में हुई और इसका विस्तरण बलूचिस्तान क्षेत्र में हुआ। लेकिन ये तो सच है कि कृषि की शुरुआत पश्चिम एशिया में हुई, लेकिन इसका प्रभाव बलूचिस्तान क्षेत्र में नहीं पड़ा। वहाँ जो परिवर्तन हुआ वो क्षेत्रीय ही परिवर्तन था, वो उसकी क्षेत्रीय उपलब्धि था, ना कि पश्चिम एशिया के विस्तार का वो परिणाम था। तो कृषि की शुरुआत जो बलूचिस्तान में हुई, बलूचिस्तान में मतलब मेहरगढ़ जो यहाँ का स्थल है, बलूचिस्तान में हुई, उस पर क्षेत्रीय उपलब्धि का प्रभाव था, क्षेत्रीय उपलब्धि का प्रभाव था, ना कि पश्चिम एशिया के विस्तार का। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि कृषि की शुरुआत सबसे पहले पश्चिम एशिया में ही जो है, कृषि का विकास सबसे पहले पश्चिम एशिया में ही हुआ। अच्छा, इस समय ही कृषि उत्पादन के साथ साथ अब पशुपालन स्वाभाविक रूप से अस्थायी हो गया, क्योंकि पशुओं के लिए अब अतिरिक्त चारा भी उपलब्ध हो गया था। तो इसी काल में पशुपालन भी अस्थायी हुआ। पशुपालन भी अस्थायी हुआ और पशुओं के लिए अतिरिक्त चारे की भी व्यवस्था या उनके भोजन की भी व्यवस्था हुई। क्योंकि जब कृषि का विकास हो गया, अस्थायी जीवन जीने लगे, तो फिर जब कृषि में विस्तार हुआ तो पशुओं के लिए चारे की भी व्यवस्था हुई। नोट कर लीजिए आप लोग। अब जैसे जैसे कृषि उत्पादन में विस्तार हुआ, उसी प्रकार कृषि उत्पादन ने अन्य कई प्रकार के परिवर्तनों को भी जन्म दिया। और ये परिवर्तन क्या थे कि कृषि उत्पादन साथ जब अधिशेष हुआ तो अनाजों को रखने के लिए बर्तनों की आवश्यकता हुई, और जब बर्तनों की आवश्यकता हुई तो मनुष्यों ने मिट्टी के बर्तन या मृत भांड को बनाना शुरू किया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मध्य पाषाण काल में हस्त निर्मित मृत भांड, जैसा कि चौपानी मांडो से मिले हैं, हस्त निर्मित मृत भांड जो है मध्य पाषाण काल में बनते थे। लेकिन इस काल में मनुष्यों ने जो है चाक पर मृत भांडों को बनाना शुरू कर दिया। चाक निर्मित मृत भांड इस काल से मिलने लगते हैं। और आप लोग जानते हैं कि इस काल में अन्नागारों के भी साक्ष्य हमको मिलते हैं, कि जो कि मेहरगढ़ से भी अन्नागारों का साक्ष्य हमको मिला है। तो इसी काल में अनाजों को रखने के लिए बर्तन की आवश्यकता हुई। और इसकी पूर्ति कैसे हुई? चाक निर्मित मृत भांड बनने लगे। और अन्नागारों के भी साक्ष्य हमको मेहरगढ़ से मिलते हैं।
इन्हीं अन्नागारों में जो अतिरिक्त या अधिशेष होता था उसको रखा जाता था। अन्नागारों की उपस्थिति मुखिया तंत्र के विकास की ओर भी प्रेरित करती है, सूचित करती है, क्योंकि या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अधिशेष उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए क्षेत्रीय सरदारों का विकास हुआ। इस प्रकार नवपाषाण काल में सामाजिक विभाजन भी हमको देखने को मिलता है। जैसा कि जानते हैं कि जब अधिशेष उत्पादन हुआ तो उसी में से कोई एक नेता टाइप का आदमी आ गया और वो इनकी देखभाल जो अन्नागार से जहाँ अन्नागारों में जहाँ अनाज रखा जाता था उसकी जिम्मेदारी उसको दी गई और इस प्रकार वो शक्तिशाली स्थिति में आ गया और यही सामाजिक विभाजन भी देखने को हमको मिलता है। तो इसी समय मुखिया तंत्र की उपस्थिति हमको देखने को मिलती है। और यही समय मुखिया तंत्र की उपस्थिति हमको देखने की मिलती है। इससे सामाजिक विभाजन भी देखने को मिलता है, क्योंकि जब कोई शक्तिशाली होगा सबके बीच में तो वही देखभाल कर पाएगा, उसी को लोग जिम्मा देंगे। तो जब वो शक्तिशाली उपस्थिति में आ जाएगा, अन्य लोग उसकी अपेक्षा कमज़ोर होंगे तो ये भी थोड़ा असमानता उत्पन्न हुई। तो यही सामाजिक विभाजन हमको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो इसी काल में लकड़ी और सरकंडों से निर्मित मकान भी बनने लगे थे। मकानों के निर्माण में लकड़ी और सरकंडों का प्रयोग होता था और कुछ मकान कच्ची ईंटों की भी बने हुए थे और ये मकान कुछ आयताकार और कुछ गोलाकार हैं। तो मकानों का निर्माण लकड़ी और सरकंडों की सहायता से तथा कच्ची ईंटों की सहायता से भी होता था। और यहाँ के मकान या इस काल के मकान गोलाकार और आयताकार बनते थे। नोट कर लीजिए आप लोग। और इसी प्रकार यहाँ के जो कब्र मिले हैं, जो मानव समाधान मिले हैं, वहाँ से मन के और सीप की चूड़ियाँ की प्राप्ति धनी वर्ग की ओर संकेत करता है। और जिससे कि यही जो धनी वर्ग है यही अधिशेष उत्पादन पर अपना नियंत्रण रखता था। तो यहाँ की कब्र से मन के और सीप की चूड़ियों की प्राप्ति धनी वर्ग की ओर संकेत करती हैं। और इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यही धनी वर्ग
अधिशेष उत्पादन पर अपना नियंत्रण रखता था। नोट करिए। और ये जो नवपाषाण काल के स्थल हैं, इन स्थलों में एक प्रकार का जुड़ाव भी हमको देखने को मिलता है। ये जुड़ाव किस प्रकार देखने को मिलता है कि कुछ स्थलों से ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका कच्चा माल क्षेत्रीय स्तर पर व्यापार द्वारा प्राप्त की, कुछ स्थलों से ऐसी वस्तुएं मिली जो क्षेत्रीय स्तर पर वहाँ उपलब्ध नहीं था, और ये वस्तुएं जो है व्यापार द्वारा ही प्राप्त की गई होंगी। इस तरह छोटे पैमाने पर यहाँ से व्यापार की भी पुष्टि होती है। तो विभिन्न नवपाषाणिक स्थलों के बीच परस्पर जुड़ाव व्यापार की ओर संकेत करता है। हालांकि ये व्यापार बहुत बड़ी मात्रा में नहीं होता था, लेकिन उस समय के हिसाब से वो सीमित मात्रा में होता था। जैसा कि मैंने बताया कि क्षेत्रीय स्तर पर जो वस्तुएं मिली हैं यहाँ वो उपलब्ध नहीं थी, तो ये व्यापार की ओर संकेत करता है कि वो व्यापार के माध्यम से ही ये यहाँ आई होंगी, लेकिन ये व्यापार सीमित मात्रा में होता था। तो ये था जो है नवपाषाण काल के विषय में एक संक्षिप्त परिचय। जैसा कि आप जानते हैं, नवपाषाण काल में कृषि और अस्थायी जीवन और पशुपालन का हमको नियमित साक्ष्य मिलने लगता है, जो कि क्रांति शब्द को इंगित करता है। और नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल से संबंधित जो स्थल हैं और उन स्थलों से जो हमको साक्ष्य मिलते हैं, जिससे हमको नवपाषाण काल के विषय में और अधिक जानकारी देंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।